सुबह के 5 बजे थे। हर रोज की तरह मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग चुपचाप बैठा हुआ था। उसके पास न कोई सामान था, न कोई थैला, सिर्फ एक पुरानी कंबल और लोहे की एक छोटी सी थाली जिसमें कभी कभी कोई भक्त 2 पैसे डाल देता था। लोग उसे बस बाबा कहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था उसका असली नाम क्या है, वो कहां से आया है और हर दिन मंदिर के इसी गेट के पास वो क्यों बैठा रहता है। बाबा बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो पर बताना नहीं चाहता। शुरुआत में लोग उसे सिर्फ एक भिखारी समझकर आगे निकल जाते। फिर धीरे धीरे कुछ लोग रोटी, चावल या फल देने लगे। एक दिन एक लड़का, अमन, जो रोज सुबह जॉगिंग करता था, वहां रुक गया। वो बाबा के पास बैठा और पूछा, बाबा, आप हर रोज यहां क्यों बैठे रहते हो? आपके घर वाले कहाँ हैं? बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बस एक लाइन बोला, जिस घर ने मुझे निकाला वहां मैं कैसे लौट जाऊं? ये लाइन अमन के कानों में गूंजती रही। कुछ तो था उस आवाज में जो अंदर तक उतर गया। अमन को लगा बाबा की कहानी कुछ अलग है, जरूर कोई दर्द, कोई सच्चाई जो दुनिया नहीं जानती। और उसी दिन अमन ने ठान लिया, वो बाबा की पूरी कहानी जाने बिना नहीं मानेगा। अगले दिन अमन रोज की तरह दौड़ते हुए आया और सीधा बाबा के पास बैठ गया। उसने जेब से एक केले का छिलका निकाला और बाबा के सामने रखा। बाबा मुस्कुराए नहीं, बस धीरे से बोले, फिर आ गया तू? अमन हंस पड़ा। हां बाबा, पर आज मैं कुछ लाया हूं, एक सवाल। बाबा चुप। अमन ने धीरे से अपनी डायरी निकाली और उसमें से एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर बहुत पुरानी थी। उसमें एक जवान आदमी था, आर्मी की वर्दी में, सीना ताने खड़ा। उसके पीछे तिरंगा लहरा रहा था। अमन ने तस्वीर बाबा के सामने रख दी। ये आप हैं ना? बाबा की आंखें कुछ पल को ठहर गईं। चेहरे पर हल्की सी कंपन आई, होंठ कांपे, पर कुछ बोले नहीं। अमन ने फिर कहा, मैंने ये तस्वीर गूगल पर देखी थी, एक ब्लॉग में, 1971 के युद्ध के गुमनाम हीरो नाम से। वहां इस तस्वीर के नीचे कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, लापता अफसर। ये आप हैं ना बाबा? बाबा ने थाली खींचकर अपनी ओर कर ली, फिर तस्वीर को धीरे से उठाया, आंखों से लगाया और बोले, नाम था मेरा रवि प्रताप सिंह, कैप्टन रवि। अमन सन्न हो गया। जिन्हें लोग सालों से पागल समझते थे, वो आदमी, वो एक फौजी था, एक कैप्टन। अमन ने धीरे से पूछा, तो फिर बाबा, अगर आप आर्मी में थे तो यहां मंदिर के बाहर अकेले क्यों हैं? आपके परिवार ने आपको क्यों छोड़ा? बाबा की आंखों में अब आंसू थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बस इतना कहा, कभी कभी जिंदा लौटना मौत से भी बड़ी सजा होती है। अमन सन्न। अब उसे यकीन हो गया था, बाबा की कहानी में कुछ बहुत गहरा है, इतना गहरा कि शायद इस शहर का सबसे बड़ा सच वहीं छुपा हो। अमन की आंखों में अब सिर्फ सवाल ही सवाल थे। एक फौजी जो देश के लिए लड़ा, जो लापता माना गया, वो अब मंदिर के बाहर क्यों बैठा है? अमन ने उसी शाम अपने लैपटॉप पर एक खोज शुरू की। वो 1971 के युद्ध से जुड़े लापता सैनिकों की सरकारी रिपोर्ट ढूंढने लगा। 3 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक छोटा सा दस्तावेज मिला, ऑपरेशन त्रिशूल मिसिंग सोल्जर्स लिस्ट, और लिस्ट में नाम था, कैप्टन रवि प्रताप सिंह डेड, बॉडी नॉट फाउंड। अमन की धड़कन तेज हो गई। मतलब बाबा को 1971 में मरा हुआ मान लिया गया था, और शायद इसलिए ना उन्हें कोई पेंशन मिली, ना सम्मान, ना घर। अगले दिन वो सीधा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गया। वहां एक बूढ़े बाबू बैठे थे, जिनके सामने 3 मोटी फाइलें खुली थीं। अमन ने पूछा, सर, क्या आपके पास कैप्टन रावी प्रताप सिंह की कोई रिकॉर्ड फाइल है? बाबू ने चश्मा चढ़ाया और बोले, इतने साल पुराने केस कहाँ याद रहते हैं बेटा, पर तू कह रहा है तो देख लेते हैं। करीब 40 मिनट की तलाश के बाद बाबू ने एक धूल भरी पुरानी फाइल टेबल पर रख दी। उस फाइल पर लाल स्याही से लिखा था, केस क्लोज्ड, MIA, मिसिंग इन एक्शन। अंदर खुलते ही सबसे ऊपर एक लेटर था, जिसमें साफ लिखा था, कैप्टन रवि प्रताप सिंह की मृत्यु की पुष्टि न होने के कारण पेंशन रोकी जाती है। मतलब, ना मरे माने गए, ना जिंदा।
बीच में कहीं फंसकर रह गए थे कैप्टन रवि, और पूरी सिस्टम ने उन्हें भुला दिया। अमन की आंखों में अब सिर्फ आक्रोश था। एक आदमी जो देश के लिए लड़ा, वो मंदिर के बाहर बैठा है और सिस्टम उसे भुला बैठा है। बाबू ने धीरे से कहा, बेटा, अगर वो अब भी जिंदा हैं तो उन्हें खुद आकर फॉर्म भरना होगा, पहचान साबित करनी होगी। अमन ने ठान लिया था, अब ये लड़ाई उसकी है। अगले दिन अमन सुबह सवेरे बाबा के पास पहुंचा। उनके लिए एक नया कुर्ता लाया, पुराने कपड़ों की जगह साफ चप्पलें दीं और उन्हें धीरे धीरे दफ्तर ले जाने को कहा। बाबा ने पहले मना किया, कहा, अब क्या फायदा बेटा, बहुत दरवाजे खटखटा चुका हूं, सबने सिर्फ एक बात कही, तू झूठ बोल रहा है। अमन ने जिद की, इस बार आपके साथ कोई झूठा गवाह नहीं, आपका सच्चा दोस्त है, चलिए। बाबा तैयार हुए। जैसे ही वो सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंचे, बाबू ने नजर उठाई, फिर नीचे देख ली। कहिए, ये हैं वो कैप्टन साहब? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। बाबू ने बाबा को ऊपर से नीचे देखा, फिर हंसकर बोले, इनको देखकर तो कोई भी फौजी होना मान लेगा, लेकिन सबूत कहाँ है? बाबा चुप रहे। अमन ने जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली, वही जो उन्होंने इंटरनेट से प्रिंट की थी। बाबू ने तस्वीर हाथ में ली, ध्यान से देखी, फिर बोला, तस्वीर में तो वर्दी वाला जवान है, पर ये बुजुर्ग तो कुछ और ही लगते हैं। बाबा ने धीरे से कहा, उसी जवान की आंखों में देखो, तब पहचान पाओगे। बाबू हंसा, बोलने का अंदाज अच्छा है, पर कानून को आंखें नहीं, कागजी सबूत चाहिए। अगर वाकई आप वही हैं, तो 1971 के बाद आपने कहां सेवा दी? कोई ट्रांसफर लेटर, कोई दस्तखत, कोई मेडिकल रिकॉर्ड? बाबा की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, 1971 के बाद मैं पाकिस्तान की कैद में था, POW बनाकर रखा गया था, कई सालों तक। बाबू का चेहरा सख्त हो गया। कोई जेल का रिकॉर्ड है? कोई प्रमाण पत्र? बाबा चुप, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ यादें थीं, दर्द था, और वही तस्वीर। बाबू ने फाइल बंद की और कहा, माफ कीजिए, पर आपके बयान से कुछ साबित नहीं होता, हम ये केस नहीं खोल सकते। अमन का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। मतलब, एक फौजी को इसलिए न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास कागज नहीं है? क्या ये देश सिर्फ फाइलों से चलता है? बाबू चुप थे। पूरे कमरे में सन्नाटा था। और बाबा, वो तो सिर्फ अपनी थाली को टटोलते हुए बोले, शायद मेरा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। अगले भाग में अमन करता है सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट जो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाता है। बाबा चुपचाप वापस अपने पुराने कोने में जाकर बैठ गए थे। मंदिर के बाहर वही पुरानी जगह, वही टूटे पत्थर पर अब उनके अंदर कुछ टूट गया था। कभी उम्मीद थी कि कोई तो सुनेगा, अब बस मौन था। अमन वहीं पास बैठा था, लेकिन इस बार चुप नहीं, वो अंदर से उबल रहा था। उसने मोबाइल निकाला, बाबा की तस्वीर ली, फिर कैमरा ऑन किया और लाइव चला गया। वीडियो की शुरुआत में अमन की आंखें लाल थीं। नमस्ते दोस्तों, उसने कहा, मैं आपको एक ऐसे फौजी से मिलाने जा रहा हूं जिसे देश ने भुला दिया, सिस्टम ने नकार दिया और समाज ने पागल समझ लिया। कैमरा बाबा की ओर घूमा। ये हैं कैप्टन रावी प्रताप सिंह, 1971 की जंग में लड़े, दुश्मन की कैद में रहे, वापस आए तो देश ने कहा, कागज दिखाओ। इन्होंने जो जिया वो दर्द है, और जो झेला वो अन्याय। अगर आपके पिता या दादा भी फौजी थे तो एक पल रुक कर ये सोचिए, कल अगर उनके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? वीडियो 4 मिनट लंबा था। अमन ने उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक ही कैप्शन के साथ अपलोड कर दिया। जब देश ने अपने सिपाही को पहचाना नहीं, शुरुआत में कुछ ही व्यूज आए, पर जैसे जैसे शेयरिंग बढ़ी, एक स्पार्क फैल गया। पहले एक रिटायर्ड आर्मी अफसर ने कमेंट किया, मैं इस आदमी को पहचानता हूं, हम एक ही बटालियन में थे। फिर एक और, मैंने इन्हें 1982 में मिलिट्री हॉस्पिटल में देखा था, POW से लौटे थे। और फिर कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। देखते देखते 1 लाख व्यूज, फिर 10 लाख, फिर 25 लाख। टीवी न्यूज चैनलों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। लोकल रिपोर्टर्स बाबा के पास पहुंचने लगे। हर कोई वही सवाल पूछ रहा था, क्या ये वही हैं जिनकी कहानी को देश ने भुला दिया? और बाबा, वो आज भी उसी तरह बैठते रहे, बस उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी।
शायद पहली बार किसी ने उन्हें सुना था। अगले दिन सुबह ही अमन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप ही अमन श्रीवास्तव बोल रहे हैं? जी हां, बोल रहा हूं। मैं रक्षा मंत्रालय, दिल्ली से बोल रहा हूं। आपने जो वीडियो डाला है वो देश भर में वायरल हो गया है। मंत्री महोदय ने विशेष ध्यान दिया है। हम इस केस पर जांच शुरू कर रहे हैं। अमन के कानों में ये शब्द जैसे किसी जीत की तरह गूंजे। बाबा वहीं मंदिर के बाहर बैठे थे जहां वो रोज बैठते थे, लेकिन आज उनके पास मीडिया, कैमरे, माइक और भीड़ थी। हर कोई उनसे एक ही सवाल पूछ रहा था। बाबा, क्या आप सच में कैप्टन रवि प्रताप सिंह हैं? बाबा चुप। उनकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थीं, पर होंठ अब भी शांत थे। अमन ने एक फोल्डर दिखाया। उसमें बाबा की पुरानी तस्वीर, पीओडब्ल्यू की लिस्ट और वो सारे क्लू जो उसने खुद जुटाए थे। रक्षा मंत्रालय ने बाबा के डॉक्यूमेंट्स मांगे, फिंगरप्रिंट्स लिए गए और तत्काल एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। जांच शुरू होते ही कहानी ने एक नई करवट ली। एक नया पात्र सामने आया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर रंजीत भाटिया। उन्हें टीवी पर बाबा का वीडियो दिखाया गया। उन्होंने एक पल उस स्क्रीन की ओर देखा, फिर फौरन बोले, ये रवि है, रवि प्रताप सिंह। हम एक ही ऑपरेशन में थे। मैंने खुद उसे आखिरी बार बॉर्डर पार करते देखा था। फिर वो कभी लौटकर नहीं आया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। इतने सालों तक जो शख्स मंदिर के बाहर बैठा रहा, जिसे लोग पागल और बेसहारा कहते थे, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो एक युद्ध का हीरो था। लेकिन तभी कमेटी की जांच में एक और दस्तावेज सामने आया, जिसमें लिखा था, कैप्टन रवि प्रताप सिंह डाइड इन 1971, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूनिट कमांडर। पूरा केस उलझ गया। अब 2 रिकॉर्ड सामने थे। एक कहता था रवि जिंदा है, दूसरा कहता था वो 50 साल पहले मर चुके हैं। तो फिर सच्चाई क्या थी? बाबा कौन थे? कैसे जिंदा लौटे? और क्यों उन्हें कभी देश ने नहीं पहचाना? मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी। कैमरों की लाइटें बाबा के चेहरे पर पड़ रही थीं। हर सवाल, हर माइक बस एक ही बात पूछ रहा था, बाबा, क्या आप ही कैप्टन रवि प्रताप सिंह हैं? और उस दिन पहली बार बाबा उठे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चप्पल उतारी, थाली को एक ओर रखा और सबके सामने खड़े हो गए। भीड़ सन्न, उनके हाथ कांप रहे थे, पर आवाज सीधी दिल में उतरने वाली थी। हां, मैं वही हूं, मैं कैप्टन रवि प्रताप सिंह हूं। हर कोई जड़ हो गया। बाबा ने आगे कहना शुरू किया, 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ, मुझे ऑपरेशन त्रिशूल के लिए भेजा गया। हमारे 5 जवान दुश्मन की सीमा के अंदर घुसे। 3 वहीं शहीद हो गए। चौथा साथी घायल था और मुझे बंदी बना लिया गया। सब सुन रहे थे, जैसे वक्त थम गया हो। मैं पाकिस्तान की जेल में 7 साल रहा। हमें मारते थे, भूखा रखते थे, पर जिंदा रखते थे, शायद सौदेबाजी के लिए। फिर एक दिन अचानक हमें अंधेरे में किसी और कैदी ग्रुप के साथ एक ट्रक में बिठाया गया और बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया। मैं जिंदा लौट आया था। बाबा की आंखें अब नम थीं, लेकिन जब हिंदुस्तान लौटा तो कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। मेरे नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका था। मेरे घर वालों ने मेरा श्राद्ध कर दिया था। बीवी ने दूसरी शादी कर ली थी और सरकार ने मेरा नाम सूची से हटा दिया था। भीड़ में कुछ लोगों की आंखें भर आईं। मैंने दस्तक दी हर दरवाजे पर, लेकिन सबने कहा, तू झूठ बोल रहा है। मैं हार गया। ना देश ने पहचाना, ना परिवार ने अपनाया। तो मैंने मंदिर का सहारा लिया, क्योंकि मंदिर में भगवान के आगे पहचान नहीं चाहिए होती, सिर्फ दिल चाहिए। पूरा वातावरण सन्न था। अमन की आंखों से आंसू बह रहे थे और कैमरों के उस पार लाखों लोग पहली बार एक गुमनाम हीरो की दर्दनाक सच्चाई सुन रहे थे। लेकिन बाबा की कहानी यहीं खत्म नहीं थी। मैं चुप तो रहा, पर आज नहीं। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सैकड़ों सैनिकों के लिए बोलूंगा जो आज भी कहीं गुमनाम पड़े हैं। बाबा की गवाही सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और संसद तक पहुंच चुकी थी। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर ये सच है तो फिर सरकार ने इन्हें अब तक क्यों नहीं पहचाना? रक्षा मंत्रालय पर जनता का जबरदस्त दबाव था। अमन ने change.org पर एक पिटीशन चलाई, कैप्टन रवि प्रताप सिंह को न्याय दो। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए। सरकार झुक गई।
एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसका मकसद था 1971 के युद्ध में गुम सैनिकों की वास्तविकता का दोबारा सत्यापन। और यहीं से कहानी ने एक और करवट ली। 3 दिन बाद दिल्ली के एक पुराने मिलिट्री रिकॉर्ड रूम से एक सीक्रेट फोल्डर बरामद हुआ। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, क्लासिफाइड POW रिपोर्ट्स नॉट फॉर पब्लिक रिलीज। जब उसे खोला गया तो सब चौंक गए। फोल्डर में कुछ धुंधले से फोटो थे जिनमें पाकिस्तानी जेल में कुछ भारतीय सैनिक नजर आ रहे थे। उनमें से एक चेहरा साफ था, कैप्टन रावी प्रताप सिंह। एक ब्लरी सी फोटो में वो दीवार के पास बैठे थे, आंखें सूजी हुईं, पर चेहरा वही था। फोल्डर के साथ एक गोपनीय पत्र भी था जिसमें लिखा था, Some POWs believed dead may still be alive, but political complications prevent action. मतलब सरकार को अंदाजा था कि कुछ सैनिक जिंदा थे, पर उसने चुप्पी साध ली थी। ये दस्तावेज सामने आते ही पूरा देश थर्रा गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, 50 साल पहले जिसे मरा हुआ घोषित किया गया वो आज जिंदा खड़ा है। अब ये सिर्फ बाबा की लड़ाई नहीं रही, ये हर उस सैनिक की लड़ाई बन चुकी थी जिसे देश ने केवल नाम की तिरंगा श्रद्धांजलि दी, लेकिन इंसाफ नहीं। और बाबा, वो आज भी मंदिर के उसी कोने में बैठे थे, पर अब उनके पास थाली नहीं बल्कि एक पूरा देश था जो उनके पीछे खड़ा था। अब बाबा का नाम हर जुबां पर था, हर न्यूज चैनल पर, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर, हर गली, हर चाय की दुकान में एक ही चर्चा थी, कैप्टन रवि प्रताप सिंह। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे देश का दिल छू लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से अमन के पास सीधा फोन आया। नमस्ते प्रधानमंत्री महोदय, कैप्टन रवि प्रताप सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, कृपया उन्हें दिल्ली लेकर आइए। अमन चौंक गया। उसने फोन रखते ही बाबा की तरफ देखा, जो अब भी उसी मंदिर के पत्थर पर शांत बैठे थे, जैसे कुछ बदला ही न हो। अमन ने कहा, बाबा, दिल्ली से बुलावा आया है, देश का प्रधानमंत्री आपको सम्मान देना चाहता है। बाबा मुस्कुराए। वो मुस्कान न गर्व की थी न दर्द की, बस एक गहरा सुकून था। चलेंगे ना बाबा? अमन ने पूछा। बाबा चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सम्मान तब अच्छा लगता है जब अपमान न किया गया हो। अमन सन्न रह गया। फिर भी उसने जिद की, बाबा, देश के सामने आपकी सच्चाई आई है, अब आपको वो मिल रहा है जो आपका हक है। बाबा धीरे से खड़े हुए, बोले, मैं दिल्ली चलूंगा, लेकिन मैं तिरंगे के नीचे झुकने नहीं, आंखों में आंखें डालकर सवाल करने जाऊंगा। क्यों 50 साल तक मेरे जैसे सैकड़ों सैनिकों की चीखें कागजों में दफन रहीं? क्यों हर युद्ध के बाद देश सिर्फ आंकड़े गिनता है, इंसान नहीं? जब बाबा दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर VIP कार नहीं थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था। जिस फौजी ने बूटों में हिंदुस्तान उठाया वो लाल बत्तियों से नहीं, माटी से चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बाबा के लिए विशेष आयोजन हुआ। वहां बड़े बड़े अधिकारी, सेनाध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, कैप्टन रवि प्रताप सिंह सिर्फ एक सैनिक नहीं, वो हमारे सिस्टम की आंखें खोलने वाले जागृत नागरिक हैं। उनके सम्मान में हम उन्हें भारत गौरव सेवा सम्मान प्रदान करते हैं। बाबा मंच पर बुलाए गए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बाबा ने माइक लिया और कहा, मैं ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता जब तक मेरे जैसे और कितने ही मरे हुए जिंदा सैनिक न्याय नहीं पा लेते। जब तक उन सब की पहचान बहाल नहीं होती, तब तक मैं इस मेडल को अपने पैरों के पास ही रखूंगा, दिल में नहीं। सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री उठे, बाबा के पास आए और झुककर उनके पैर छुए। आपने देश को आज फिर से जगा दिया है कैप्टन साहब। कैप्टन रवि प्रताप सिंह के मना करने पर जो तालियों की गूंज थी, वो धीरे धीरे पूरे देश में गुस्से की लहर बन गई। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, जस्टिस फॉर फॉरगॉटन हीरोज, रावी प्रताप सिंह आइस एवरी सोल्जर। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल था, क्या सिर्फ युद्ध में गोली खाना ही बलिदान है, या फिर युद्ध से लौटकर भुला दिए जाना भी एक जंग है? बाबा ने दिल्ली में जिस मंच पर मेडल लेने से मना किया था, उसी मंच के नीचे उन्होंने वह पदक चुपचाप रख दिया और कहा, जब हर गुमनाम फौजी का नाम फिर से जिंदा हो जाएगा, तभी मैं इसे अपने सीने से लगाऊंगा। देश भर में हलचल मच गई। छोटे छोटे गांवों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक, जिन्हें कभी कोई सुनता नहीं था,
वो भी अब बोलने लगे। राजस्थान से एक बुजुर्ग सूबेदार बोले, मेरे पिता 1965 में युद्धबंदी बने थे, पर जब लौटे सरकार ने उन्हें नकली कहा। बिहार से एक परिवार सामने आया। हमारे दादाजी का नाम भी MIA लिस्ट में था, पर वो पाकिस्तान से लौटे थे 1983 में। किसी ने पहचाना ही नहीं। पंजाब से एक NGO ने दावा किया, हमने ऐसे 42 केस ट्रैक किए हैं जहां सैनिक वापस लौटे, पर सिस्टम ने उन्हें जिंदा माना ही नहीं। अमन इन सब का दस्तावेज तैयार करने लगा। और बाबा, अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो बन चुके थे सिस्टम के खिलाफ एक जिंदा सवाल। अमन ने एक डिजिटल मुहिम शुरू की, ऑपरेशन पहचान, जिसका मकसद था सभी गुमनाम सैनिकों की फाइलें दोबारा खुलवाना, हर रिटायर्ड सैनिक का सत्यापन, और जिनका कोई नहीं उनके लिए सरकार की तरफ से न्याय। 24 घंटों में ही 20 राज्यों से सैकड़ों केस रिपोर्ट होने लगे। सरकार को अब झुकना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, एक नई फौजी सत्यता समिति बनाई जा रही है जो 1962, 1965 और 1971 की जंगों में गुमनाम हुए सभी सैनिकों की जांच करेगी। बाबा को दिल्ली में रहने का प्रस्ताव मिला, सरकारी गेस्ट हाउस, सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं। लेकिन बाबा ने साफ कहा, जहां सच्चाई ने जन्म लिया था मैं वहीं वापस जाऊंगा, अपने मंदिर के बाहर उसी पत्थर पर बैठूंगा, क्योंकि वहीं से मेरी लड़ाई शुरू हुई थी। उस दिन मंदिर के बाहर बाबा हमेशा की तरह बैठे थे। धूप कुछ तेज थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अमन दूर से आया और उनके सामने चुपचाप एक चिट्ठी रख दी। बाबा ने देखा, चिट्ठी पुराने पीले कागज पर थी, जैसे समय के साथ इसकी सांसें भी थम चुकी हों। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे खोला। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उनके होंठ कांपे, हाथ हल्के से कांपने लगे और आंखों में वही नमी लौट आई जिसे उन्होंने सालों से दुनिया से छिपा रखा था। प्रिय रवि, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद तू जिंदा है, और अगर जिंदा है तो मेरी ये बात भी समझेगा। तेरे जाने के बाद गांव तेरा इंतजार करता रहा। तेरी मां हर सावन में मंदिर जाती रही, तेरे नाम का दिया जलाती रही, पर तू लौटा नहीं। तेरे ना लौटने की खबर सबसे पहले तेरा बेटा मानने को तैयार नहीं था। बोलता था, पापा आएंगे, मुझसे किए वादे पूरे करेंगे। अब बड़ा हो गया है और ठीक तेरे जैसा दिखता है, ठीक वैसी ही आंखें, वैसी ही चाल। आज वो फौज में भर्ती के लिए जा रहा है, उसी रेजिमेंट में जहां से तू गया था। मैंने उसे अब तक सच नहीं बताया, न तेरी मौत का, न तेरे जिंदा होने की उम्मीद का। अगर कहीं तू जिंदा है तो बस एक बार आ जा। वो तुझसे एक बार मिलना चाहता है, न पिता बनकर, न ही सैनिक बनकर, बस एक इंसान की तरह। तुम्हारी किरण। ये नाम सुनते ही बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। किरण, उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने युद्ध में जाते वक्त वादा किया था, जल्दी लौटूंगा। लेकिन लौटे तो 19 साल बाद, वो भी किसी को बताए बिना। अमन ने पूछा, बाबा, आपने वापस आने के बाद उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? बाबा चुप रहे। कुछ पल बाद बोले, जब मैं लौटा मुझे लगा कि शायद मेरी जगह कोई और ले चुका होगा। मैं उनकी जिंदगी में फिर से तूफान नहीं बनना चाहता था। मैंने देखा, किरण ने मुझे मरा हुआ मानकर जीना सीख लिया था, और मेरा बेटा बिना पिता के पलते हुए भी मजबूत हो गया था। मैं एक साया बनकर जिया ताकि उनका उजाला बना रहे। अमन अब चुप नहीं रह पाया। लेकिन बाबा, अब वो आपको ढूंढ रहे हैं। अब उन्हें आपका साया नहीं, आपकी मौजूदगी चाहिए। बाबा ने अमन की आंखों में देखा और पहली बार उनका चेहरा कांपता हुआ सा हंसा। शायद वक्त आ गया है उस अधूरे वादे को पूरा करने का। मंदिर के बाहर वो बूढ़ा बैठा था, जैसे रोज बैठता है, शांत, चुप और अकेला। लेकिन आज उसकी सांसों में बेचैनी थी। उसके हाथों में वो चिट्ठी थी जिसे पढ़ने के बाद उसकी पूरी दुनिया पलट चुकी थी, और आज उसी चिट्ठी के जवाब में वो आ रहा था। दोपहर करीब थी जब एक जीप मंदिर के पास आकर रुकी। उसमें से एक जवान उतरा, दमदार चाल, सख्त चेहरा, आंखों में देशभक्ति की चमक। उसकी वर्दी पर एक बिल्ला था, लेफ्टिनेंट आरव रावत। और ठीक उसी समय बाबा की आंखों से बरसों की नींद टूटती है। बाबा चुप,
उनकी आंखें लड़खड़ा जाती हैं। सामने उसका बेटा खड़ा है, जिसे उन्होंने सिर्फ दूर से देखा था। आज वो उनके सामने है, एक सैनिक बनकर। कहते हैं वो युद्ध में शहीद हो गए थे, आरव बोला। पर हाल ही में हमें खबर मिली कि शायद वो जिंदा थे, बहुत सालों तक। आरव मंदिर में जाकर पूजा करता है, फिर बाहर आकर बाबा को देखता है। एक पल रुकता है, फिर पास जाकर पूछता है, बाबा जी, आप रोज यहां बैठते हो ना? मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं। रवि प्रताप सिंह नाम था उसका। वो मेरे पापा थे। क्या आपने कभी किसी रवि सिंह को देखा है बाबा? बाबा का गला सूख गया। एक पल को उनका मन हुआ कि वो आरव को गले लगा लें, बता दें कि मैं ही तेरा बाप हूं बेटा। लेकिन नहीं, दिल में कोई डर बैठा था। क्या वो उसे माफ करेगा? नहीं बेटा, बाबा धीमे से बोले, मैं किसी रवि को नहीं जानता। आरव थोड़ा निराश हुआ, पर बाबा की आंखों में कुछ अजीब देखा। आप रो क्यों रहे हैं बाबा? बाबा ने झूठ छिपा लिया। बुढ़ापे की आंखें हैं बेटा, बस यूं ही। आरव ने उन्हें सलाम किया और चलने लगा। बाबा पीछे से बस देखते रहे। वो अपनी ही संतान को जाते देख रहे थे, बिना उसे पहचान पाने का अधिकार लिए। और फिर जैसे ही आरव जीप में बैठा, बाबा की आंखों से एक शब्द निकला, आरव। जीप रुक गई। आरव मुड़ा। बोला आपने कुछ? बाबा कुछ बोले नहीं, बस सिर हिलाया। कुछ नहीं बेटा, जय हिंद। जीप चली गई। दोस्तों, यदि आप इसके आगे की कहानी को चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपके कहने पे मैं पार्ट 2 बना दूंगा। धन्यवाद।